स्टूडेंट्स, बैंकिंग लेसन 1 का पार्ट 7 और इसमें हम पढ़ेंगे मुद्रा का प्रादुर्भाव, ओरिजिन ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक प्रसिद्ध कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य को जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको किसी न किसी रूप से उसको ढूंढ निकालता है, उसका आविष्कार कर लेता है। तो यही कहावत मुद्रा की उत्पत्ति पर भी सटीक बैठती है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी निरंतर बढ़ती गईं और इस प्रकार वस्त्र विनिमय प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न होने लगे, यानी कि वस्त्र विनिमय में अनेक कठिनाइयां महसूस होने लगी। फिर मानव ने ये महसूस किया कि किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जो वस्त्र विनिमय की कठिनाइयों को दूर कर सके। इस प्रकार जो है मानव मुद्रा की उत्पत्ति किया, यानी कि मुद्रा को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि मुद्रा की उत्पत्ति कब हुई। आर्थिक इतिहास भी ये बताता है कि मुद्रा हजारों वर्ष पूर्व भी प्रचलन में थी। उसके बाद है मुद्रा के उद्गम का सिद्धांत, यानी कि मुद्रा के उद्गम का सिद्धांत। मुद्रा की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है मुद्रा के आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा है मुद्रा का क्रमिक विकास का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, मुद्रा के उद्गम का जो सिद्धांत है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है मुद्रा के आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा है मुद्रा का क्रमिक विकास का सिद्धांत। अब हम पहले को देखते हैं, मुद्रा के आकस्मिक विकास का सिद्धांत, जिसको मुद्रा के स्वाभाविक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसके समर्थक स्पॉलडिंग है। इसके समर्थक स्पॉलडिंग है और स्पॉलडिंग की यह मान्यता है कि मुद्रा किसी आविष्कार या खोज का परिणाम नहीं है, मुद्रा स्वतः उत्पन्न हो गई थी। ध्यान रखिएगा, पहला सिद्धांत ये बताता है कि मुद्रा की उत्पत्ति स्वयं हुई है, मुद्रा को ढूंढा नहीं गया है, उसका आविष्कार नहीं किया गया है और इसके समर्थक स्पॉलडिंग है। दूसरा सिद्धांत मुद्रा का क्रमिक विकास का सिद्धांत, जिसके समर्थक हैंसन, एडम स्मिथ, पॉल एंजिंग, क्राउथर आदि विद्वान हैं। इन लोगों की मान्यता ये है कि मुद्रा स्वतः उत्पन्न नहीं हुई थी, मुद्रा को मानव ने वस्त्र विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसको ढूंढा था और इसका जो है प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, ये बताता है कि मुद्रा स्वतः उत्पन्न हुई थी और दूसरा सिद्धांत ये बताता है मुद्रा की उत्पत्ति स्वतः नहीं हुई है, बल्कि मानव ने वस्त्र विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसको प्रयोग में लाया है। लेकिन दोनों पक्षों का आपस में डिस्कस करने से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, मुद्रा की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व हुई है, लेकिन किस तिथि को यह जो है इसकी उत्पत्ति हुई है इसको बताना बहुत कठिन है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ मनी। तो मैं ये बता दूं, मुद्रा का जो क्रमिक विकास है वह मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ और धीरे धीरे मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन होता गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि मुद्रा का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ है। तो इसके लिए यहाँ दिया गया है कि सबसे पहले वस्त्र मुद्रा का युग, उसके बाद है दूसरा धातु मुद्रा का युग, तीसरा है पत्र मुद्रा का युग, चौथा है शाख मुद्रा का युग और पांचवा है ई बैंकिंग का प्लास्टिक मुद्रा। ये जो है मुद्रा का जो है वह यहाँ दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि वस्त्र मुद्रा का युग से क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ स्पष्ट है, वस्त्र मुद्रा का युग यानी कि इस युग में मानव ने वस्तुओं को ही मुद्रा मान लिया था, यानी कि जिस वस्तु को वह उपयोगी समझा अपने लिए उसी को मुद्रा मान लिया था। यहाँ दिया गया है आखेट युग में मुद्रा। तो आखेट युग में मुद्रा, इसमें जो है मानव बिल्कुल जंगली अवस्था में था, वह जंगलों में रहता था, अपना पेट भरने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था, उनकी खालों को ओढ़ने, बिछाने और पहनने
में प्रयोग करता था। तो इस युग में जो मुद्रा थी वह पत्थर तथा शिकार के हथियार, चमड़े, हड्डी आदि जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग में मानव ने लाया। ध्यान दीजिएगा, आखेट युग में जो मुद्रा थी वह क्या था? हड्डी था, चमड़ा था, पत्थर के हथियार थे या शिकार करने वाले हथियार थे, वही यही सब वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयोग में आई थी। उसके बाद है चारागाह युग में मुद्रा। चारागाह युग में, इस युग में मानव जो है पशुओं को पालना शुरू कर दिया था और इस युग में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा ये सभी विनिमय के माध्यम थे। यानी कि इस युग में मानव ने इन जानवरों को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया था। उसके बाद है कृषि युग में मुद्रा। कृषि युग में मुद्रा स्पष्ट है कि इस युग में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था और जो है अनाज उत्पन्न करने लगा था। इस युग में धान, गेहूं, जौ, चना ये सभी विनिमय के माध्यम थे। यानी कि इन वस्तुओं को, इन अनाजों को मानव ने मुद्रा मान लिया था। इसके अतिरिक्त बाद में नमक, चाय, रुई, जूट, कपास इन वस्तुओं को भी जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाया गया था। उसके बाद है शिल्प युग में मुद्रा। शिल्प युग में मुद्रा, इस युग में मानव ने मिट्टी के बर्तन या धातुओं के बर्तन को बनाना शुरू कर दिया था और उससे अपना आजीविका चलाना शुरू कर दिया था। तो इस युग में मिट्टी के बर्तन और धातुओं के बर्तनों को मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाया गया था। उसके बाद है धातु मुद्रा का युग। धातु मुद्रा का युग से स्पष्ट है कि जब मानव सभ्यता में और विकास हुआ, ऊपर की जितनी भी मुद्राएं थी उनमें बहुत से दोष थे, क्योंकि उसमें जो है टिकाऊपन नहीं था, उनमें एक रूपता का अभाव था, वे जल्दी नाशवान होने वाली वस्तुएं थी। तो इस तरह जो है मानव ने क्या किया, अपने सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन किया। अब मानव ने तांबा, पीतल, रांगा, शीशा, लोहा आदि वस्तुओं से परिचित हो गया था और मानव ने इन धातुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। बाद में मानव ने जब देखा कि स्वर्ण और चांदी ज्यादा बहुमूल्य वस्तुएं हैं, तो फिर जो है सोने और चांदी के सिक्के भी प्रयोग में आने लगे। उसके बाद है पत्र मुद्रा का युग। पत्र मुद्रा का युग, जब मानव ने देखा कि जो धातुओं के सिक्के हैं वे ज्यादा भारी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में समस्या उत्पन्न हो रही है, और सोने और चांदी के जो सिक्के हैं वे जो हैं ऐसे बहुमूल्य धातुओं को सिक्के के रूप में प्रयोग करने पर ऐसे बहुमूल्य धातुएं नष्ट हो रही हैं, घिस करके या चलते चलते प्रचलन में रहने से वे वस्तुएं हल्की हो जा रही हैं घिसने से। तो मानव ने क्या किया, पत्र मुद्रा को प्रयोग में लाया, यानी कि कागज के नोटों को छापना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ कुछ सांकेतिक सिक्कों को भी प्रचलन में रखा। तो यानी कि पत्र मुद्रा के युग में मानव ने क्या किया, कागजी नोटों का आविष्कार करके और उसको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया और साथ में कुछ सांकेतिक सिक्कों को भी प्रयोग में रखा। उसके बाद है चौथा शाख मुद्रा का युग। इस युग में वित्तीय संस्थाओं और जो है व्यापारिक संस्थाओं की प्रगति के कारण जो है कुछ ऐसी संस्थाओं को मानव ने अनुभव किया कि ऐसी संस्थाओं का होना आवश्यक है जो बैंकिंग का काम करे। इस प्रकार इस युग में बैंक का निर्माण हुआ, बैंकिंग कंपनियों का निर्माण किया गया और बैंक जब इस युग में निर्मित हुआ यानी कि उसका निर्माण हुआ, तो बैंकों ने शाख मुद्रा को प्रचलन में डालना शुरू कर दिया। यानी कि शाख मुद्रा का अर्थ होता है चेक, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय विपत्र, हुंडी, ये सभी क्या हैं, शाख मुद्रा हैं। यानी कि इस युग में बैंकों ने क्या किया, जब बैंकिंग कंपनियों की स्थापना होने लगी तो बैंक ने क्या किया, शाख मुद्रा को प्रचलन में रखा। यानी कि बैंक ड्राफ्ट, चेक, विनिमय विपत्र, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, ऐसे जो है ऐसे पेपर्स यानी कि ऐसे मुद्राओं को प्रचलन में रखा। तो इस युग में जो है शाख मुद्रा की शुरुआत हो गई। उसके बाद है
ई बैंकिंग का युग तथा प्लास्टिक मुद्रा। देखिए यह सबसे आधुनिक युग में ई बैंकिंग के द्वारा बैंकिंग कंपनियां अपने ग्राहकों को उनके घरों, उनके कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानों पर कुछ वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनलों के द्वारा उनको ये सुविधाएं देती हैं, जैसे एटीएम हुआ, मोबाइल फोन हुआ, कंप्यूटर हुआ और जो है इंटरनेट हुआ। इसके माध्यम से ग्राहक आज जो है अपना बैंकिंग काम को संपन्न कर सकते हैं। तो यही ई बैंकिंग युग है, ये सबसे लास्ट है, सबसे आधुनिक युग है और इस युग में मानव को बैंकिंग कंपनियां जो है ई बैंकिंग की सुविधा देती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से काम करता है। यानी कि बैंक क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को ई बैंकिंग की सुविधा दिए हैं, यानी कि ग्राहक जो अपने घर बैठे बैठे कोई भी बैंकिंग काम जो है या कोई भी ट्रांजेक्शन को संपन्न कर सकता है। वह जो है अपने घर से ही पैसे को इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकता है। तो यही है ई बैंकिंग तथा प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा से आशय यह है कि जो बैंकिंग कंपनियां अपने ग्राहकों को एटीएम कार्ड और जो है क्रेडिट कार्ड, पेट्रो कार्ड, यानी कि जो भी प्लास्टिक के रूप में जो ऐसे संसाधन उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से हम कोई भी खरीदारी कर सकते हैं या कहीं भी अपने पैसे को हम निकाल सकते हैं, तो इसी को हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, पेट्रो कार्ड आता है। पेट्रो कार्ड जो है बैंकिंग कंपनियां अपने ग्राहकों को एक ऐसा पेट्रो कार्ड के नाम से एक प्लास्टिक मुद्रा जारी करती हैं, जिसके द्वारा वह कहीं भी एथराइज पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल ले सकते हैं। तो ये रहा मुद्रा का ऐतिहासिक विकास। तो इस तरह जो है इन चरणों से होकर के मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ है, धीरे धीरे यहाँ तक आया है। और जो है इसके बाद तो आप जानते हैं कि डिजिटल मुद्रा जो है प्रयोग में आ रही है, वो भी क्या है, ई बैंकिंग का ही जो है एक। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा द्वारा वस्तु कठिनाइयों का निराकरण। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण, यानी कि मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार किया। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी कठिनाई थी उसको मुद्रा ने कैसे दूर कर दिया, उसको पढ़ना है। तो यहाँ हम देखते हैं, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता नहीं। पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी कि एक व्यक्ति को विनिमय कार्य के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो उसकी आवश्यकता की वस्तु को दे दे और उसकी फालतू वस्तु को ले ले, तभी जो है विनिमय कार्य संपन्न हो पाता था। तो इसके लिए बहुत समस्या उत्पन्न होती थी। जैसे सपोज करिए राम के पास चावल है और चना है और इसके बदले में उसे गेहूं चाहिए। क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। उसके बाद श्याम है, श्याम के पास गेहूं है लेकिन उसे गुड़ चाहिए। ध्यान दीजिएगा, श्याम के पास गेहूं है लेकिन उसे गुड़ चाहिए। वो गेहूं देना चाहता है किसी को और बदले में गुड़ प्राप्त करना चाहता है। तो राम और श्याम में विनिमय कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि राम को गेहूं तो चाहिए लेकिन उसके पास क्या है, देने के लिए चावल और चना है। और श्याम के पास यह गेहूं किसी को दे सकता है लेकिन गुड़ चाहिए। अब गुड़ इसके पास नहीं है। अब देखिए, अब है रमेश के पास चावल और गेहूं है लेकिन उसे चना चाहिए। यहां भी विनिमय कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। अब दिनेश ऐसा व्यक्ति ढूंढने पर मिला जिसके पास गेहूं है और उसे चावल और चना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में राम और दिनेश में ही विनिमय कार्य संपन्न हो सकता है, क्योंकि राम के पास चावल और चना है
जो वह देना चाहता है और बदले में गेहूं लेना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढने पर कौन मिला? केवल दिनेश मिला, जो गेहूं किसी को दे सकता है और बदले में चावल और चना की आवश्यकता उसको है। यानी कि राम और दिनेश में क्या है? विनिमय कार्य संपन्न हो पाएगा। तो मुद्रा ने क्या किया? इस तरह की कठिनाइयों को दूर कर दिया। अब मुद्रा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी वस्तु हम खरीद सकते हैं। उसके बाद है दूसरा, मूल्य का आधार। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापने के लिए कोई माध्यम नहीं था, लेकिन मुद्रा के प्रयोग में आने से अब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मुद्रा के रूप में मापा जाने लगा। यानी कि ये भी कठिनाई दूर हो गई। अब रहा तीसरा, वस्तुओं की विभाज्यता। यानी कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी थी जिसको यदि हम टुकड़े में करके, छोटे छोटे भाग में करके यदि हम विनिमय कार्य करते हैं तो उस वस्तु की उपयोगिता ही नष्ट हो जाते थे। तो मुद्रा ने क्या किया? यह भी जो है, यह भी समस्या को दूर कर दिया। आज मुद्रा छोटे और बड़े मूल्यों में कागजी नोट छपते हैं, तो उसकी सहायता से हम कोई भी छोटी या बड़ी वस्तु को हम खरीद सकते हैं। उसके बाद है धन का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली के समय यानी कि उस युग में मानव जो है धन का संचय नहीं कर पाता था, क्योंकि धन का संचय वस्तुओं के रूप में ही हो सकता था और वस्तुएं नाशवान होने के कारण लंबे समय तक नहीं टिकती थी। इस तरह धन का संचय लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है? मुद्रा के रूप में मानव ने धन का संचय शुरू कर दिया है। मुद्रा के रूप में जो है धन को अपने पास रख रहा है। और पांचवा है मूल्य का हस्तांतरण। यह भी जो है बहुत बड़ा दोष था वस्तु विनिमय प्रणाली का। जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता था तो अपनी चल या अचल संपत्ति जैसे भूमि हुआ, मकान हुआ और भी ऐसे संसाधन उनके पास थे तो उनको छोड़ कर जाता था या सस्ते कीमत पर बेच करके चला जाता था, यानी कि किसी से विनिमय करके चला जाता था। लेकिन अब क्या है? मुद्रा के आने से वह वस्तुओं को बेच करके और कैश अपने साथ लेकर के कहीं भी जा सकता है और वहां पर जो है वह उसी प्रकार की वस्तुओं को खरीद सकता है। तो मुद्रा ने यह भी दोष दूर कर दिया। और उसके बाद है भविष्य में भुगतान। वस्तु विनिमय प्रणाली की यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि किसी भी प्रकार के ऋण या उधार को हम भविष्य में भुगतान के लिए हम नहीं कर पाते थे। यानी कि वस्तुओं के मूल्य में चढ़ाव उतराव होने के कारण जो है भविष्य में भुगतान करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को भी दूर कर दिया। आज जो है मुद्रा के रूप में हम भविष्य में भुगतान कर सकते हैं। और सातवां है सेवाओं का भुगतान। यह भी जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत बड़ी समस्या थी कि कुछ प्रोफेशनल जो व्यक्ति थे उनकी सेवाओं का भुगतान हम किस प्रकार करें। जैसे डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, अध्यापक हुआ, ये लोग जो सेवाओं को प्रोवाइड करते हैं तो उसका भुगतान करने के लिए लोगों के पास मुद्रा नहीं होती थी और जो है अनाज के रूप में या वस्तुओं के रूप में जो उनका भुगतान नहीं किया जा सकता था। तो मुद्रा ने क्या किया? सेवाओं का भुगतान संबंधी जो कठिनाई थी उसको भी दूर कर दिया। तो यहाँ हम देखें कि मुद्रा के प्रयोग में आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की जितनी भी कठिनाइयां थी लगभग सभी कठिनाइयों का निराकरण हो गया। उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।